हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सही हो? बढ़िया, जोरदार, भैरंट एकदम, कतई है धांसू। शुरू करें आज की कहानी अपन। जालौर चौहान वंश अपना चल रहा है। इसमें अपन ने चौहानों के अंदर सांबर कर लिया, सॉरी, और रणथंबोर कर लिया। ठीक है, आज बारी है जालौर की। फिर इसके बाद में एक और क्लास ले लेंगे हाड़ाओं पे, हाड़ौती वाले बूंदी के। ठीक है, तो ऐसे करके चौहान वंश में हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। चलो तो चलो। तो पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। जालौर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंपल सा पहला सवाल, आधारभूत सवाल। किसी भी वंश को पढ़ते समय हम ऐसे ही शुरू करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। बताओ, चौहान वंश की स्थापना, जालौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल, वासुदेव, गोविंदराज, देवाहड़। बताओ, देखो नीचे से चलो। देवाहड़ा, जिसने बूंदी के अंदर हाड़ा वंश की स्थापना की, चौहान वंश का ही था। गोविंदराज, इसने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की, हमने पिछली कक्षा में देख लिया। ठीक है। वासुदेव, ये संपूर्ण चौहान वंश का संस्थापक था, सांबर से देखा हमने इसको। ठीक, तो बच गया जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, उर्फ इसी को कीतू भी कहते हैं। ठीक है ना। चले आगे। किसने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडौर और नाडौल, कौन कौन से, मंडौर और नाडौल को हस्तगत कर लिया, यानी कि अपने अधिकार में ले लिया? इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले थे ये क्षेत्र, मंडौर और नाडौल, उसको हस्तगत तो कर लिया, साथ ही साथ उसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया था। कौन था वो जालौर का चौहान वंश का? उदय सिंह था, समर सिंह था, सामंत सिंह था, कीर्तिपाल था। अब देखो, अगर एक कीर्तिपाल को छोड़ दो तो सारे के सारे नाम रिपीटेड है। ये आपको मेवाड़ वंश में भी मिलेंगे, ये आपको मारवाड़ वंश में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे, जोधपुर में भी, बीकानेर में मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो नाम जो होते हैं, इनसे बिल्कुल आप जो है फिर दरमियानी जो है वो बना के रखें कि कौन से वंश का है। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कौन से वंश से संबंधित पूछा जा रहा है। ठीक है ना। इस बात को विशेष तरह ध्यान रखना कि नामों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। उदय सिंह नाम के कितने ही हैं, समर सिंह नाम के भी भरे पड़े हैं, सामंत सिंह नाम के भरे पड़े हैं, रतन सिंह नाम के भरे पड़े हैं, है ना, जय सिंह नाम के भरे पड़े हैं, मान सिंह नाम के भरे पड़े हैं। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा जो है वो संबंध रखता कहाँ से, ये ध्यान रखना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा सर। तो ये था उदय सिंह, ये इल्तुतमिश के आधिपत्य के अंदर थे। जालौर के चौहान वंश का जो प्रारंभिक शासक थे उन्हीं में से एक था। इसने इल्तुतमिश के आधिपत्य में नाडौल और मंडौर थे उसको अपने अधिकार में कर लिया, साथ ही साथ इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया। यही इसके बारे में अपन जब क्लास में पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसा ही अपन एमसीक्यूज में पढ़ लिया, तो बस दोनों हाथों में लड्डू हो गए आपके। तो ठीक है, ध्यान रखना इसको। चले आगे। निम्न में से कौन सा जालौर का चौहान शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जालौर के चौहानों का कौन सा शासक ऐसा था जो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था? चाचिक देव, उदय सिंह, समर सिंह, सावंत सिंह, ये चारों प्रारंभिक शासक है। उदय सिंह को तो अपन ने देख लिया है, अभी हो तो सकता है ये, लेकिन है नहीं। सामंत सिंह भी नहीं है, समर सिंह भी नहीं है, चाचिक देव था। चाचिक देव ने भी क्या है, जालौर का चौहान वंश का बड़ा धुरंधर शासक था ये। तो चाचिक देव जो है उस समय दिल्ली में नासिरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद में बलबन आया था, लेकिन इन दोनों ने कभी भी चाचिक देव की तरफ आक्रमण करने का या आंख उठा करके देखने का दुस्साहस नहीं किया। इतना जोरदार था ये आदमी। और उसके बाद जाएंगे पिटपुटा के आ जाएंगे, ऐसा मान लो आप। तो ये चाचिक देव था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलो साहब, निम्न में से किस चौहान शासक के शासनकाल में, निम्न में से किस चौहान शासक के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में सांचौर तक आ गया था, लेकिन स्पेसिफिक कर रखा है देखो यहाँ पे, लेकिन जालौर सांचौर तक आया। अब इस समय होने को तो क्या है कि अमीर का भी चौहान था, चौहान शासक वो भी था, है ना, लेकिन स्पेसिफिकली आ गया यहाँ पे सांचौर तक आ गया और सारंगदेव बाघेला की सहायता से वह आगे बढ़ने से रोकने में उसे सफल हुआ। तो कौन सा शासक था, क्या हुआ था, इधर से वो कोशिश कर ही रहा था रणथंभौर को लेने की, लेकिन अड़ा बैठा था वहां पे अमीर, तो उसकी पार नहीं पड़ रही थी। उस टाइम पे क्या है, इसने जालौर को अधिकार करने के लिए सांचौर तक आ गया था, लेकिन इसका साथी था, सरदार था सारंगदेव बाघेला, उसने इन दोनों ने मिलकर के जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना है उसको परास्त किया, उसको मार पीट करके भेज दिया वापस। तो था कौन, चाचक देव था, सामंत सिंह था, उदय सिंह था या समर सिंह था। तो देखो चाचक देव के बारे में अपन ने कहा, अभी देखा है ना, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन तो था ये, लेकिन इन दोनों ने कभी दुस्साहस नहीं किया, तो वो मैटर ही नहीं है। उदय सिंह जा चुका है अभी, ठीक है, ये इल्तुतमिश का समकालीन रहा हुआ है, तो ये भी नहीं है। समर सिंह भी नहीं है, आएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं है। तो ये था सामंत सिंह, ठीक, सामंत सिंह उस समय शासक था जालौर का, और जलालुद्दीन खिलजी की सेना 1291 में सांचौर तक आ गई थी, लेकिन सारंगदेव बघेला की मदद से दोनों ने मिलकर के सेना को परास्त किया, मारपीट के ठोक करके भगा दिया, यानी कि वो सांचौर से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जलालुद्दीन निम्न में से कौन सा जलालुद्दीन का अलाउद्दीन है, सॉरी जलालुद्दीन, ये सही कर लो इसको, ये मिसप्रिंट कभी कभी मिस टाइप हो जाता है, अलाउद्दीन है ये, जलालुद्दीन। निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक 1305 ईस्वी के अंदर कानड़ देव को दिल्ली ले आया। अब घटना क्या हुई थी, गुजरात का अभियान था अलाउद्दीन का। अब गुजरात जाने से पहले कहां से निकलना पड़ेगा, जालौर से होकर निकलना पड़ेगा, है ना। अब जालौर में क्या है, तुर्क सेना निकल रही थी, तो जाते वक्त तो क्या है कि कैसे ना कैसे चले गए। जब ये तुर्क सेना वापस आ रही थी तो साहब यहाँ पे शासन था कानड़ देव का, तो कानड़ देव ने क्या सेना को रोक लिया कि तुम मेरी अनुमति के बिना निकल कैसे रहे हो यहाँ से, टैक्स देके जाओ इधर से, चलो आगे मुंह उठा के चल दिए, बस मन में आया जब आगे, मन में आया जब चल दिया, क्या लगा रखा है। थोड़ा तरीके से पेश नहीं आया, कुल मिला की बात ये थी। तो इसका सेना नायक था एक अलाउद्दीन खिलजी का, वो थोड़ा सा उसने कॉन्वर्सेशन की, बातचीत करी, बोले यार देख ऐसी बात नहीं है, ये एंड वो है, थोड़ा सा अपन आपस में बातचीत कर लेते हैं, संधि बंदी कर लेते हैं, है कि नहीं, तो तेरा भी फायदा थोड़ा हमारा भी फायदा। तो ऐसे क्या समझा बुझा के गोली दे करके उसको दिल्ली ले गया कानड़ देव। एक तो रतन सिंह को बिल्कुल धोखे से दिल्ली लेके गए थे, है ना, एक यहाँ पे क्या है कानड़ देव को लेके गए, धोखे से नहीं लेके गए, समझा बुझा के लेके गए, तो सेंटी मत होना बिल्कुल, वो इसको भी धोखे से ले गए। और तो कौन था वो, कौन था उस वक्त रसोड़े के अंदर, है एन उल मुल्क मुल्तानी, मलिक गुर्ग, मलिक हुसैन या शाहनवाज, कौन था उस समय सेनापति। तो ये था आदमी एन उल मुल्क मुल्तानी, नाम इतना बड़ा सारा लग रहा है, बोले यही होगा, ठीक है। अलाउद्दीन का सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी 1305 ईस्वी के अंदर कानड़ देव को दिल्ली ले गया ना, समझा बुझा करके, गोली दे करके थोड़ी सी, कब, जब तुर्की सेना गुजरात के अभियान पर थी, लौट रही थी गुजरात अभियान से, ठीक। अब साहब ये क्या, कानड़ देव जाते हैं, जाकर के दोनों के बीच में बातचीत होती है अलाउद्दीन और कानड़ देव के बीच में, तो वो थोड़ी मजाक शजाक उड़ाता है अलाउद्दीन खिलजी। ये बात भाई को पसंद नहीं आती, दिल पे लग गई इसके, एटीट्यूड जो है, मतलब ईगो जो हर्ट हो गया भाई का, बोले तेरी ऐसी तैसी कर जा रहा हूँ मैं, तो ऐसे करके कानड़ देव वापस आ गया, युद्ध की तैयारी में लग गया। वो पता था कि अब आक्रमण होने वाला, और इसका भी एंड में आने का, अलाउद्दीन का भी एंड में आने का कारण था, क्योंकि जस्ट इससे क्या है 1301 के अंदर इसने रणथंभौर जीत लिया,
1303 के अंदर इसने मेवाड़ जीत लिया। अब बारी थी किसकी, जालौर की। तो थोड़ा सा क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो ही गया, कॉन्फिडेंट में आ गया ये, तो यार मैंने मेवाड़ जीत लिया, रणथंभौर जीत लिया, अब क्या है, तेरे को भी जीत लूंगा। तो थोड़ा सा ऐसा करा उसने कि अपने स्वाभिमान के खिलाफ माना। जब इसने थोड़ी सी बातचीत करी, उपहास उड़ाया, तो यानी फिर वापस आ गया। वो शादी वादी की बात करी होगी, है ना, अपनी घर की बेटियों को भी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दंड चुका दो, फलाना ढीकड़ा। फलाना देव बोला भाई तेरे को देख लेंगे, तो आ जाना, बाद में लड़ लेंगे, लड़ाई देख, जब जिसका फैसला होगा, जो जीतेगा जो जीत जाएगा, मैं तो नहीं मान रहा तेरी बात। तो ऐसे करके कानड़ देव क्या वापिस आ जाता है। ठीक, चल नैन्सी के अनुसार, किसके अनुसार, नैन्सी के अनुसार, मेरी बात नहीं कर रहा मैं नैन्सी की बात कर रहा हूँ। ठीक, नैन्सी के अनुसार कानड़ देव के पुत्र वीरम देव ने सुल्तान की किस पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा और हुआ था, कानड़ देव का बेटा था वीरम देव। ठीक, बड़ा सुंदर आदमी था, एक नौजवान, एकदम क्षत्रिय खून उबल रहा था, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा, एकदम नया राजकुमार, है ना, एकदम ताजा ताजा निकल के आया, एकदम फ्रेश। तो सुल्तान की बेटी थी, अलाउद्दीन की बेटी, उसका दिल आ गया है वीरम देव के ऊपर। पति हो तो ऐसा ही, नहीं तो पति ही ना हो। फिर उसने शादी का प्रस्ताव किया कि वीरम देव शादी करूंगी मैं। वीरम देव थोड़ा सा अड़ गया, भाई मैं नहीं करूंगा शादी, मेरे को तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं नहीं कर रहा तेरे से शादी, भाग यहाँ से। तो नैन्सी ने इस बात का विवरण दिया है। तो वो कौन थी, अलाउद्दीन की पुत्री, जिसका विवाह वीरम देव से होना था, या प्रस्ताव आया था, लेकिन वीरम देव ने मना कर दिया। फिरोजा, शबाना, गुलबदन, गुलपना, क्या नाम था उसका, उसका नाम था फिरोजा। आंसर है ए। ठीक, फिरोजा का दिल आ गया था वीरम देव के ऊपर, लेकिन वीरम देव ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल। आज के लड़के तो पिघल जाते हैं सख्त का होता, वीरम देव बड़ा सख्त था, एकदम सख्त आदमी था ये, सख्त राजकुमार। मैं नहीं कर रहा शादी वाली, मेरे को जैसे करनी है मैं कर लूंगा, ऐसे काम हुआ सब। ठीक, फिरोजा थी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मजाक की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हंस रहे हो। चलो आगे चलो। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी के अंदर, सन का ध्यान रखना बिल्कुल, है ना, जिधर से मैंने बताया 1301 मेवाड़, सॉरी रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1301 राजस्थान का पहला शाखा, 1303 राजस्थान का दूसरा शाखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी आ जाता है, ठीक, के अंदर सिवाना पर आक्रमण है तो अपने किस सेनापति को भेजा था। मैं क्लास में भी समझा चुका हूं, जालौर का दुर्ग है, जालौर से जस्ट पहले सिवाना है, ऐसे मानो आप। ठीक है, तो जालौर पर अधिकार करने के लिए ये मैंडेटरी है कि सिवाना पे अधिकार किया जाए। तो ये इधर वाली सेना के लिए और जालौर वालों के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे रणथंभौर के दुर्ग से पहले क्या पड़ता था, झाइन पड़ता था ना, तो झाइन पर आक्रमण करने के बाद में, उसको हस्तगत करने के बाद में ही रणथंभौर की तरफ बढ़ा जा सकता। तो क्या है, शत्रु सेना को पहले ही एक छोटा सा दूसरा तरीके का एक किला बना दिया जाता था, ताकि उसको इस तरफ से कोई आए तो उसको वहीं रोक लिया जाए। तो सिवाना पर अधिकार करना जरूरी था रणथंभौर के लिए, और सॉरी जालौर के लिए। और जालौर वालों के लिए वैसा था कि अगर सिवाना अपने हाथ से चला गया तो फिर जालौर मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सिवाना। तो सिवाना पे अटैक किया पहले, जालौर से पहले। ठीक, तो सिवाना पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था, सवाल है ये। कमालुद्दीन गुर्ग, एन उल मुल्क मुल्तानी, मलिक गुर्ग या मलिक हुसैन, कौन था वो। एन उल मुल्क मुल्तानी आपको लग सकता है, लेकिन ये नहीं था। इसने 1305 के अंदर समझा बुझा के कानड़ देव को लेके गया था, लेकिन ये आदमी वो नहीं था। मलिक गुर्ग, मलिक हुसैन दोनों भी नहीं थे, ये था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग था जिसने 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, चलो। अलाउद्दीन ने जब 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का सरदार कौन था। अगला सवाल ये है, वहां का कहां का, सिवाना का, है ना। भेजा किसको, कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना पर अधिकार करने के लिए। अब सिवाना की रक्षा के लिए भी तो कोई तैनात था, कौन था वो सूबेदार,
बात है ये, शीतलदेव, वीरमदेव, मालदेव, जयदेव, आपको ये बता। तो जयदेव नहीं था, मालदेव नहीं था, वीरमदेव भी नहीं था, वीरमदेव बेटा था इसका, लेकिन ये भी नहीं था, ये था शीतलदेव। बड़ा वीर योद्धा था ये भी, छक्के छुड़ा दिए थे इसने, इससे पहले भी कई तुर्कों के छक्के छुड़ा चुका था। तो शीतलदेव था, ठीक है। सिवाना जो है, सिवाना के फोर्ट के ऊपर जो सरदार था उस समय, वो कौन था? शीतलदेव। और इधर से कौन आया था? कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, गुर्गा था ये खिलजी का, ठीक है। लड़ाई भी होती है, विजय प्राप्त नहीं कर पाता कमालुद्दीन, हार थक करके भाग जाता है ना, ऐसे हार थक के भाग जाता है ये, नहीं विजय प्राप्त कर पाता, काफी कोशिश कर लेता है, देन फाइनली फिर खुद आता है अलाउद्दीन खिलजी, खुद आता है सेना लेकर के। फिर क्या होता है देखते जरा। तब क्या होता है, एक विश्वासघाती होता है, हर युद्ध के अंदर ऐसा हुआ है, तुर्कों ने, मुगलों ने किसी ना किसी विश्वासघाती को अपने पास से मिला लिया और लालच दे दिया, लालच दे करके उस साथ में मिल गया, किले का भेद बता दिया, पानी का जो सोर्स है उसके अंदर गाय का खून मिला दिया, गाय का खून मिला दिया तो पानी पीने लायक नहीं रहा, अब क्या करें? फिर फाटक खोलो, क्या तो प्यासे मरेंगे, प्यासे मरने से अच्छा है कि फिर तो लड़के मरो। इधर से हुआ केसरिया, उधर महिलाओं ने किया जौहर, यही होता था कि प्यासे मरने से तो अच्छा है, अधीनता स्वीकार कर लेंगे, अधीनता स्वीकार कर नहीं सकते, तो क्या करें फिर? तो फिर महिलाएं फिर जौहर करती थी, जौहर पूरे तामझाम से होता था, मतलब पूरा श्रृंगार करके, तैयार होकर के, नहा धो के, पूरे पूरे जो भी महिलाओं के श्रृंगार होते हैं, सुहागन वगान के सारे के सारे, फिर महिलाएं जो है राजकुमारियां, रानियां दान दिया करती थी, दान देने के बाद के अंदर पूरा प्रोसेस होता था, यज्ञ वगैरह कर दिया, यज्ञ में हवन फवन सारा प्रोसेस होने के बाद के अंदर फिर जौहर किया जाता था। ऐसे नहीं कि उठाए चलो जौहर कर लो, फिर वो जौहर पूरा खत्म होता था, चिता के अंदर वो जल जाती थी, उसके बाद के अंदर फिर जो राजपूत सेना नायक हैं वो केसरिया बांध करके फिर गेट खोलते। ऐसे नहीं कि बस वो युद्ध हार गया उसके बाद में जौहर होता, ऐसा नहीं होता था, जौहर पहले किया जाता। जब वो सारा फिनिश हो जाता था तो क्या है, बिल्कुल अब होने का डर ही नहीं है कुछ, कि पीछे कोई है ही नहीं, अब क्या है, तो मारना है सबको, मरना तय है। इस युद्ध के अंदर आप 5,000 सामने वाला 40,000, तो आपको मरना तय है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो आप करोगे क्या? अधीनता स्वीकार कर नहीं सकते, तो मरना तय होता। मरना तय था तो फिर क्या है, वो सब कुछ पीछे, अपनी पत्नी वत्नी सब के सब खत्म हो जाया करते थे, बाल बच्चे सब, छोटे बच्चों को गोद में लेके फिर जौहर किया होता था। तो उसकी गुस्सा, उसका जो हो रहा है ना, उसकी जो नाराजगी है वो चरम पे पहुंच जाती थी, और फिर वो युद्ध के अंदर कूदता था, बोले मरूंगा तो मरूंगा मैं 8-10 देखो लेके मरूंगा। तो ऐसे फिर वो बिल्कुल बावड़े आती कि जैसे वो युद्ध के अंदर कूद पड़ते थे। जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ उसके अंदर अकबर की तरफ से 48,000 सैनिक थे, यहाँ पे मारवाड़ी 8,000 सैनिक थे, खून हम खच्च कर दिए, 45,000 उड़ा दिए थे अकबर के, 45,000 खून हम खच्चर कर दिया बुरी तरह से। तो वो फिर बाद में जौहर हुआ। अब यहाँ भी विश्वासघाती बीच में काम कर जाता, वो सारे सबकी मृत्यु का क्या है सबसे बड़ा कारण होता है। तो वो विश्वासघाती था कौन? सिवाना दुर्ग की बात चल रही, ध्यान रखना, जालौर की दुर्ग अलग है, सिवाना का दुर्ग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है ना। तो सिवाना के दुर्ग की बात चल रही, जो पहले क्या पड़ता है, जालौर से पहले सिवाना, ठीक है ना, इसको प्राप्त करने वाली बात चल रही है। यहाँ पे शीतल देव बैठा हुआ है, अलाउद्दीन गुर्ग आकर के चला गया, लेकिन कोई पार नहीं पड़ी, फिर अलाउद्दीन खुद आता है, अलाउद्दीन से भी पार नहीं पड़ती, फिर एक घाटी को मिलाता है, वो पानी का सोर्स होता है, जहाँ पे पानी पीते हैं, उसके अंदर गाय को काट करके उसको खून मिला देते हैं। राजस्थान के अंदर तो गाय का तो अलग ही दर्जा है, गौरक्षा के लिए इसने प्राण दे दी, उसको आज भी हम लोग देवता मानते हैं। मानते नहीं मानते? पढ़ते हो ना लोग देवता, 80% जो लोग देवता हैं कि सबने कहीं ना कहीं गौरक्षा हेतु प्राण दिए हैं। कहानियां यही है। इसमें स्मृति में मेला लगता है, श्रद्धालु जाते हैं लाखों लाखों लोग। तो उस समय भी ऐसा ही, उसमें पानी के पीने में मिला दिया खून गाय का, पानी अपवित्र हो गया, अब क्या करते? तो इसकी एक विश्वासघाती के कारण हुआ था ऐसा। उस विश्वासघाती का नाम क्या है? बावले बीका रणमल रतिपाल। तो देखो रणमल रतिपाल तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया, ये रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित है कि नहीं? रणमल रतिपाल दोनों,
ये अलाउद्दीन की सेना मिल गए थे, इन्होंने विश्वासघात किया था अमीर के साथ में, ठीक। बीका या भावले, इन दोनों में से कोई हो। सिवाना के दुर्ग से जो संबंधित है वो भावले, ठीक है। कई जगह इसका नाम भाईले भी मिलता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो ना, भावले या भाईले जो भी नाम है ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक, आगे चलो। सुल्तान ने सिवाना विजय करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा था? सिवाना का नाम बदल, चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया था? खिजराबाद। तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, अल्लाहाबाद जैसा कुछ नाम ही नहीं हुआ। उसका नाम सिवाना का रखा गया था खैराबाद, ठीक है। सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था खैराबाद। लोग गलत कर देते हैं, जालोर दुर्ग में कर देते हैं इसको, लेकिन जालोर दुर्ग के अंदर नहीं है, जालोर का सिवाना का अलग अलग मामला, ठीक है। सुल्तान ने सिवाना विजय करने के बाद वहां का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? नाम रख दिया क्या? खैराबाद। अब वहां का किसी को बनाया गया, अपना ही कोई सेनापति होगा, उसी को वहां का प्रशासक या अधिकारी नियुक्त करेगा, सूबेदार नियुक्त करेगा। तो किसको नियुक्त किया था? हो गया था, फिर जौहर हो गया, ठीक है ना। सारा काम हो गया था। युद्ध किला जो है सिवाना का वो अलाउद्दीन के पकड़ में चला गया। कमालुद्दीन गुर्ग को तैनात किया था, मुल्तानी को किया था, मलिक गुर्ग को किया था, मलिक हुसैन को। तो उसका ये सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग यही था, इसी को ही क्या है सिवाना के दुर्ग का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। आगे चले। जालौर आक्रमण के समय, अब जालौर की बात आ रही है, देखो यहाँ सिवाना नहीं है ना, ध्यान से पढ़ा करो सवाल। जालौर के आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने किस राजपूत सरदार को अपने में मिला लिया? अब सिवाना तो विजय कर लिया इन्होंने, सिवाना विजय कर लिया, अब जालौर की बारी। तो जालौर का घेरा डाल दिया, ठीक। कोशिश करते रहे, बहुत लंबा समय निकल गया, घेरा टूटा नहीं, किले के गेट खुले नहीं। बैठे रहे यहाँ पे। अब बैठा बैठा अब जलालुद्दीन के दिमाग में यही आता था कि यार कुछ तो करे विश्वासघात, साम दाम दंड भेद कूटनीतिक बहुत जबरदस्त था ये भी। तो कैसे ना कैसे करके क्या है किले के गेट खुलवाने में विवश किया जाए। तो फिर विश्वासघाती वहां पे था भावले सिवाना के अंदर, है ना। यहाँ भी ऐसे कोई आदमी काम में आना चाहिए, तो यहाँ पे एक आदमी को पकड़ा इसने, और ये लालच दिया उसको, या उसने समझा कि क्या है कि इसमें विजय करने के बाद में सुल्तान के अधीन मैं जालौर का शासक बन जाऊंगा, मेरा का अधिकार हो जाएगा किले के। लालच, सत्ता की लालच, और क्या है, कर्म धर्म सब भूल जाता है व्यक्ति फिर। तो किसको मिला है? रणमल रतिपाल। बड़ा आसान हो गया आपके सवाल, ये रणथंभौर से हो गए। बावले को हमने देखा ये सिवाना से था, बच गया क्या? बीका। ये दहिया राजपूत था, वो राव बीका मत समझ लेना, बीकानेर का संस्थापक। ये दहिया राजपूत था, दहिया बीका। इसको क्या अपने अंदर मिला लिया इसने जालौर, इसने अलाउद्दीन ने। फिर किले के ऐसे दुर्गम रास्ते थे पहाड़ों से, क्योंकि जालौर का किला आसान से नहीं आता, बहुत सारे पेड़ वगैरह, कई सारी पहाड़ियां वाड़ियां इस तरह से बसा हुआ है। तो इसका जो दुर्गम रास्ता है वहां से पीछे से ऐसे रास्ते से लेके ये राव जो बीका है ये रास्ता बता देता है। और ऐसी जगह के ऊपर जो राजपूत सेना नायक है वो सोचते भी नहीं है कि ऐसी जगह से तो आ ही कैसे सकता हो, लेकिन इस राव बीका को मालूम था वो रास्ता, और राव बीका ने चुपचाप से क्या है वहां से बता दिया, यार ये देखो जगह, यहाँ से तुम कैसे ना कैसे करके किले के अंदर घुस सकते। तो जब ये बात राव बीका की पत्नी को पता लगी कि मेरे पति ने विश्वासघात कर दिया अपने स्वामी के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, तो इस पत्री ने इस बीका जो दहिया राजपूत था, इस बीका को जान से मार दिया। लेके तलवार, गुप्ती होती थी वो छोटी छोटी तलवार, उसको पकड़ के गच से गोप दिया, तो नस पे जा मारा। ऐसे नस दिख रही है, नस पे मारा, नस चित एकदम खत्म, हटाओ। तो बीका जी ढेर हो गए। फिर ये भाग कर कानड़ देव के पास में चले गए कि साहब मालिक, ये बात ये हो गई कि मेरा जो खसम था उसने क्या है ऐसे विश्वासघात कर दिया, अब वो जो है किले के पास में तो पहुंचने वाले हैं कि पहुंच गए होंगे। जब तक ये बात कानड़ देव को पता लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस रास्ते से जो है सेना, तुर्की सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी। जब प्रवेश ही कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, किले के अंदर प्रवेश करने को आ गई थी, तो उसने समझ गया वो कि अब कोई तरीका नहीं है, अब तो बस वही लड़ो और मरो। तो फिर यहाँ पे भी जौहर होता है, ठीक।
और फिर कानड़देव और उसका बेटा युद्ध के अंदर कूद जाते, उसका भाई भी, ठीक है, और मार काट मचाते हुए वीरगति को प्राप्त होते। तो पहले जो है, पहले कानड़देव वीरगति को प्राप्त होता, ठीक, फिर उसका बेटा रहता है वीरमदेव। वीरमदेव भी क्या है, फिर उसके बाद में जो बचे हुए राजपूत सेनानायक हैं उन सबको इकट्ठा करता है और फिर लड़ता है, लेकिन मुट्ठी भर सैनिक बचे थे। मुट्ठी भर सैनिक कितने तुर्की सेना से लड़ाई करते हैं, संख्या बल तो बहुत ज्यादा था। वीरमदेव भी शहीद हुआ। इसके अंदर साथ साथ में मालदेव भी था, अपना मालदेव, वो जोधपुर वाला नहीं, मालदेव कानड़देव का भाई था, ब्रदर था ये इसका, ठीक। तो ये तीनों ही लड़े, तो ये दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जालौर विजय के बाद किसने अलाउद्दीन की शरण ले ली थी, अगला सवाल अपना यही है। तो कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए, वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। अब तो बचा कौन, शीतलदेव, वीरमदेव, मालदेव, जयदेव। शीतलदेव को अपन ने देख लिया वहां पे, ठीक, ये वीरगति को प्राप्त हो ही चुका सिवाड़ा के टाइम पे, ठीक। वीरमदेव ये भी वीरगति को प्राप्त हो लिए। जयदेव और मालदेव में से एक होगा, मालदेव नहीं मरा था। मालदेव क्या है, कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचा करके निकल लिया, और इसने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की शरण ले ली, भाई था ये उसका, तो अलाउद्दीन ने इसको शरण दे दी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अलाउद्दीन ने मालदेव को शरण दे करके और फिर इसको चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त किया। चित्तौड़ उस समय अलाउद्दीन के कब्जे में आ चुका था, तो चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त कर दिया था मालदेव को। इस बात का भी ध्यान रखना, अलाउद्दीन ने। ये कौन सा मालदेव है, कानड़देव का भाई है मालदेव, वो मालदेव, ठीक है। अब वही बात है जो अपन ने किया है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सन ताकि आपको याद रहे। तो सिवाड़ा का प्रथम साका कब हुआ था, सिवाड़ा का प्रथम साका कब हुआ था, 1308-9 में, 1309-10 में, 1310-11 में, 1311-12। तो सिवाड़ा के ऊपर अपन ने देखा 1308 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था, एक्चुअली 1308 का है, ठीक है ना। लेकिन कई किताबों में 1309 भी लिखा रहता है। एक्चुअल में दोनों के बीच के दरमियान की बात है, एक दिन के अंदर तो युद्ध ना तो लड़ा जाता है, ना ही कोई किला अपने कब्जे में लिया जाता, तो लंबा प्रोसेस लगता है उसके। तो 1308 और 9 की घटना है, जैसे अपन वित्तीय वर्ष लगते हैं, फाइनेंशियल ईयर लगते हैं 2000, अभी वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, 2022-23, ऐसे लिखते हैं इसको। बजट आया तो बजट कैसे आता है, 2022-23 का बजट ऐसे आता है, ठीक है ना। तो ऐसे है 2008-9, आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। सिवाड़ा का पहला साका 1308-9 के अंदर हुआ था, 2008-9 नहीं, 1308-9 में हुआ था, इसका आंसर ए। और दूसरा साका भी हुआ था सिवाड़ा के अंदर, 2 साके हो रखे। दूसरा साका अकबर के टाइम पे हुआ था, और उस समय सिवाड़ा का जो शासक था वो थे कल्ला जी, ठीक है। तो सिवाड़ा का पहला साका है 1308-9 सिवाड़ा का। चलो अगला सवाल, दूसरा सवाल, जालौर का साका कब हुआ, सिवाड़ा का तो हो लिया, जालौर, फिर जालौर पर अधिकार किया उसने, तो जालौर पर आक्रमण कब किया था उसने, 1308-9 के बाद ही किया था, 1311-12 में, 12-13 में, 13-14 में, या 14-15। बिल्कुल आसान सा है, 1311 ईस्वी के अंदर जालौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वही प्रोसेस लंबा चला, तो ये 1311-12, ठीक है। सिर्फ 1311 आ जाए तो भी आंसर यही करना, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक तरफ 1311 हो, दूसरे में 1312 हो, फिर 1313 हो, फिर 1314 हो, तो ये यहाँ पे 1312 करके कंफ्यूज मत हो जाना, एक्चुअल इसी को ही मानना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्नों में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यही आंसर लगाना, यही आंसर माना जाए। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब अलाउद्दीन ने जालौर की जो दुर्ग को जीत कर उसका नाम क्या रखा था, सिवाड़ा के दुर्ग का नाम क्या रखा, खैराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, है ना। और जालौर के दुर्ग का नाम जीत करके क्या रखा, तो देखो खैराबाद होगा नहीं, हो चुका सिवाड़ा का, खिजराबाद होगा नहीं,
चित्तौड़गढ़ हो चुका, अल्लाहाबाद या जलालाबाद, अल्लाहाबाद जैसा कुछ था नहीं, जलालाबाद था, जालौर से जलालाबाद कर दिया, ठीक है ना। या जलालुद्दीन के आपने इसका जो चाचा था, काका था जलालुद्दीन, उसके नाम पर रख दिया, कैसे मां। तो जालौर के दुर्ग का नाम बदल करके जलालाबाद रखा गया था, जबकि सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद रखा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो बहुत ही बढ़िया। अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण की घटना का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता। उस समय इसका दरबारी इतिहासकार था, अच्छा साहित्यकार था, तो हमें सारी जो घटना का विवरण है हमें एक ग्रंथ से प्राप्त होता है। वो ग्रंथ बहुत फेमस है, उसका राइटर भी बहुत फेमस है, तो वो कौन था। तो ग्रंथ का नाम क्या था, कानड़देव प्रबंध, हमीर रासो, हमीर रायण, नैन सिरी ख्यात। कौन है, नैन सिरी ख्यात नहीं है, हमीर रायण नहीं है, हमीर रासो नहीं, संबंधित ही नहीं है, ऑप्शन समझ में आ रहा, कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध जो है इसकी रचना की थी पद्मनाभ ने, ठीक है, पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध। उससे हमें अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण का पता चलता, जानकारी हमें वहीं से प्राप्त होती, ठीक है। याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा हड़के में मत लेना इसको। हाँ ठीक है साहब, तो बस आज के लिए तो इतना ही बहुत है। यहां से हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा जालौर का भी चौहान वंश जो है वो फिनिश हो जाता है। अब चौहान वंश के अंदर एक छोटा सा हाड़ा वाला एरिया रह गया, हाड़ौती वाला, जो कोटा बूंदी है ना, ये झालावाड़ वगैरह ये कर लेंगे। पहले बूंदी था वैसे प्रॉपरली, फिर बूंदी से ही कोटा अलग से निकला, ठीक है ना। फिर यहीं से क्या अंग्रेजों ने झालावाड़ बना दिया ऐसा करके, इस तरह का सिस्टम था। अगली क्लास के अंदर अपन ये वाला सिस्टम भी पूरा कर ले, ठीक है। तो जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ो, रिवीजन करो, है ना। जितना एमसीक्यूज करोगे उतना सबसे बढ़िया। तो बस तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए क्या करो, ये तो दम लगा के पढ़ो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।